81 अनटाइटल्ड चैप्टर। चारों भागते हुए घर के पीछे बेसमेंट की तरफ जाते हैं। डॉट डॉट उनके साथ साथ हेमंत भी डरते हुए बाहर जाता है और बकी नौकर भी। डॉट डॉट वो जगह ऊपर बेसमेंट और से एक कमरे जैसा था। सब लोग धीरे अंदर जाते हैं जहां कुछ नौकरों ने दो गुंडों को पकड़ रखा था। वहां कुछ खून नजर आ रहे थे। डॉट डॉट सामने एक शटर लगा हुआ था। खून देखकर आदि ने उन गुंडों को घुसा जलते हुए कहा, कौन है अंदर? क्यों मारा तुम लोगों ने किसी को? वो भी यहाँ कहते हुए बेहिसाब मारने लगता है। तो उन गुंडों में से एक कहता है, हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, हम तो बस यहाँ निगरानी रखने के लिए कहा गया था और हम वही कर रहे थे। सुबह अचानक से उसके अंदर से खून आता देखकर हम डर गए और बाहर चले गए जहाँ इन लोगों ने हमें पकड़ लिया। अर्नब की बेचैनी जैसे बढ़ने लगी थी। उसे अजीब सा डर लग रहा था। उसने जल्दी से वो शटर हटाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वही खड़ा रह गया। पता नहीं क्यों उसके आंखों से दो बूंद आंसू टपक पड़े। वहां खड़े बाकी सब का भी यही हाल था। सब फटी आंखों से सामने देख रहे हैं। हेमंत ने कहा, ये तो एक लड़की है भगवान, इसकी हालत तो बहुत खराब और नाजुक है, कहीं ये मर तो नहीं गई। आदि ने सामने देखते हुए आंसू भरी आंखों से कहा, गुड़िया। चाहत को ऐसे देखकर अर्नब की सांसें एक पल के लिए मानो रुक सी गई। वो आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहा था। सामने का मंजर देख सबकी आंखों में पानी आ गया। सामने चाहत चेयर से बंधी हुई थी। उसका सर नीचे की ओर झुका हुआ था। डॉट डॉट चाहत की हरे रंग की साड़ी खून से रंगी हुई थी। वही चेयर के पास से ही खून बहकर शटर तक आया था। वही से खून बहकर चारों तरफ फैला हुआ था। अर्नब अचानक होश में आता है, दौड़ते हुए चेयर के पास आता है। चाहत के सर को ऊपर उठाता है तो चाहत का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसके चेहरे पर जख्म के कई निशान थे। उसकी आंखें सूजी हुई थी। अर्नब चाहत का चेहरा थपथपाते हुए उसे उठाते हुए कहता, चाहत, चाहत उठो। चाहत, क्या हुआ तुम्हें? तभी एक बुजुर्ग महिला आगे आकर कहती है, साहब लगता है लड़की को मासिक धर्म आए हैं या कुछ और भी हो सकता है। देरी ना करे, बच्ची की हालत गंभीर लग रही है, हमें अस्पताल ले जाना चाहिए। कहीं मामला और ज्यादा बिगड़ न जाए, बच्ची की जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए जल्दी अस्पताल जाना चाहिए। आदि अपने आंखों में आए आंसू को पूछते हुए बाहर से भागते हुए कहता है, मैं जल्दी गाड़ी निकलता हूँ। अर्नब जल्दी जल्दी उसके हाथ और पैरों से रस्सियां हटाता है। चाहत के गोरे हाथ पर गहरा रस्सियों का निशान था, थोड़ा जला हुआ भी। अर्नब जल्दी से वो सब हटाते हुए अपना कोट निकलकर चाहत को ढक देता है। उसे बाहों में उठाकर बाहर से बाहर निकल जाता है। वही सारे नौकर अर्नब को ऐसा करते हुए देखकर हैरान थे, क्योंकि वहां कोई भी चाहत को नहीं पहचानता था। किसी अनजान लड़की के लिए अर्नब को इतनी फिक्र करता देख सब हद से ज्यादा हैरान थे। समर्थ और आयान भी टूट चुके थे। कहीं न कहीं वो दोनों भी चाहत की इस हालत का खुद को जिम्मेदार मान रहे थे। अर्नब लेकर गाड़ी के पास आता है जहां आदि गाड़ी स्टॉप किए उसका इंतजार कर रहा था। अर्नब चाहत को लेकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। समर्थ आदि के साथ और आयान अर्नब के पास बैठ जाता है। आदि ड्राइव करने लगा। वो जितना तेज चला सकता था वो चलाता है। कबीर 20 मिनट बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उनके गाड़ी से उतरते ही अर्नब के बॉडीगार्ड उन लोगों को घेर लेते हैं और बाहर अंदर जाने के लिए जगह बनाते हैं। अर्नब जल्दी से भागते हुए अंदर जाता है और उसके साथ साथ आदि, सामर्थ, आयान और चीरू भी। अर्नब अंदर आते ही बाहर बहुत सी फीमेल स्पेशलिस्ट तैयार खड़ी थी चाहत को अटेंड करने के लिए। अर्नब जल्दी से चाहत को स्ट्रेचर पर लेटा देता है तो चाहत को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। चाहत के जाने के बाद अर्नब खुद को दिखता है जिसके कपड़े और हाथ पर खून लगा हुआ था। सब लोग वहीं बैठकर चाहत के ठीक होने का इंतजार करते हैं। सबको टेंशन हो रही थी। करीब आधे घंटे बाद एक नर्स आते हुए कहती है, सर जल्दी ब्लड अरेंज करे, उन्हें काफ़ी ब्लड लॉस हुए हैं, हमारे पास जितना था हमने। अर्नब उसकी बात सुनकर गुस्से से आग बबूला होकर कहता है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है और तुम लोगों के पास एक पेशेंट के लिए ब्लड नहीं है। अगर तुम लोगों ने 5 मिनट में ये ब्लड अरेंज नहीं किया तो यहाँ मौजूद हर किसका लाइसेंस रद्द करवा दूंगा। यहाँ मौजूद हर किसी को अपनी जान गंवानी होगी, समझी तुम? अर्नब ने चिल्लाते हुए कहा, जिसे वो नजर के मारे काम उठी। समर्थ ने अर्नब को रिलैक्स करते हुए कहता, अर्नब शांत हो जा, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, चाहत को कुछ नहीं होगा, प्लीज कॉम डाउन। आदि ने नर्स को देखकर कहता है, सिस्टर चाहत का ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा बी पॉजिटिव है, अगर मैच करता है तो मैं उसे ब्लड दे सकता हूँ। सिस्टर जो अर्नब से डर कर कांप रही थी उसने आदि के सवाल पर कहा, स र उन ता। उसे यूं रुकता हुआ देखकर अर्नब ने अपनी गुस्से भरी आंखों से देखते हुए कहा, ठीक से बोलो।
वो नर्स डर के मारे अपनी आंखें बंद किए हुए जल्दी से कहती है सर उनका ब्लड ग्रुप ए है। उसकी बात सुनकर समर्थ कहता है ए पॉजिटिव तो कबीर का ब्लड ग्रुप है। कहते समर्थ जैसे ही फोन करने वाला था सामने से उसे कबीर आता हुआ दिखाई देता है। समर्थ उसे देखकर अचानक उसे गले से लगा लेता है। समर्थ के अचानक गले लगाने से कबीर थोड़ा घबरा कर पीछे हो जाता है। उसके लिए ये किसी सपने जैसा था। समर्थ उसे अलग होकर कहता है तुम यहाँ। कबीर ने उसे देखकर कहा हम वो मुझे पता चला कि चाहत मिल गई है हॉस्पिटल में है सो। आदि ने उसका हाथ पकड़कर खींच कर ले जाते हुए कहा तुम चलो जल्द चाहत को ब्लड की जरूरत है। आदि नर्स से कहता है सिस्टर ये देगा ब्लड। उसके ऐसे कहने पर नर्स कबीर को अंदर ले जाती है। कुछ देर बाद कबीर ब्लड देकर वापस आता है तो उसकी नज़र सब पर जाती है। आदि बैठा हुआ था चाहत की फिक्र से उसके आंखों में आंसू थे। वही समर्थ को देखता है जिसके चेहरा चाहत की चिंता करते हुए हल्का सा उदास और पीला नजर आ रहा था। आयान की आंखों में डर, वो डर से आपने नाखून चबा रहा था। वही अर्नब वो हमेशा की तरह अपने गुस्से के पीछे अपने सारे इमोशन छुपाने की कोशिश कर रहा था पर आज उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। आंखें उसकी भी आज नम थी पर वो उन्हें अपने आंखों से बहने नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद एक लेडी डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आती है। उसे बाहर आते देखकर सब उसे एक साथ पूछते हैं चाहत कैसी है। वो ठीक तो हैं। वो डॉक्टर कहती है मिस्टर अग्निहोत्री आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है पर। इसकी बात सुनकर जहां सब राहत की सांस लेते हैं वही अर्नब उन्हें देखकर थोड़ा परेशान होकर कहता है पर क्या डॉक्टर। डॉक्टर कहती है आई एम रियली सॉरी मिस्टर अग्निहोत्री हमने आपकी वाइफ को तो बचा लिया पर आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। आपकी वाइफ 2 वीक्स प्रेग्नेंट थी पर हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका मिसकराज हो गया। आज के लिए इतना ही। कमेंट कर 82 ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। कबीर ने उसे देखकर कहा हम वो मुझे पता चला कि चाहत मिल गई है हॉस्पिटल में है सो। आदि ने उसका हाथ पकड़कर खींच कर ले जाते हुए कहा तुम चलो जल्द चाहत को ब्लड की जरूरत है। आदि नर्स से कहता है सिस्टर ये देगा ब्लड। उसके ऐसे कहने पर नर्स कबीर को अंदर ले जाती है। कुछ देर बाद कबीर ब्लड देकर वापस आता है तो उसकी नज़र सब पर जाती है। आदि बैठा हुआ था चाहत की फिक्र से उसके आंखों में आंसू थे। वही समर्थ को देखता है जिसके चेहरा चाहत की चिंता करते हुए हल्का सा उदास और पीला नजर आ रहा था। आयान की आंखों में डर, वो डर से आपने नाखून चबा रहा था। वही अर्नब वो हमेशा की तरह अपने गुस्से के पीछे अपने सारे इमोशन छुपाने की कोशिश कर रहा था पर आज उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। आंखें उसकी भी आज नम थी पर वो उन्हें अपने आंखों से बहने नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद एक लेडी डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आती है। उसे बाहर आते देखकर सब उसे एक साथ पूछते हैं चाहत कैसी है। वो ठीक तो हैं। वो डॉक्टर कहती है मिस्टर अग्निहोत्री आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है पर। इसकी बात सुनकर जहां सब राहत की सांस लेते हैं वही अर्नब उन्हें देखकर थोड़ा परेशान होकर कहता है पर क्या डॉक्टर। डॉक्टर कहती है आई एम रियली सॉरी मिस्टर अग्निहोत्री हमने आपकी वाइफ को तो बचा लिया पर आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। आपकी वाइफ 2 वीक्स प्रेग्नेंट थी पर हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका मिसकराज हो गया। बाहर खड़े हर किसी को एक झटका सा लगता है। अर्नब आगे बढ़कर कहता है आपको कोई गलतफहमी हुई है डॉक्टर उसे पीरियड आए हैं तो ये प्रेगनेंसी। डॉक्टर ने कहा नहीं मिस्टर अग्निहोत्री उन्हें कोई पीरियड नहीं बल्कि उनका मिसकराज हुआ है जो होना तय था। समर्थ ने कहा आप कहना चाहती है डॉक्टर। मैं ये कहना चाहती हूँ मिस्टर राजपूत की चाहत की उम्र बहुत छोटी है। सिर्फ यही वजह नहीं है बल्कि उसे 3-4 दिन से खाना नहीं, साथ ही उन्हें मेंटली और फिजिकली काफ़ी टर्चर किए गया है। अब आप खुद ही सोचिए कि वो नन्ही सी जान जो बच्चा अभी थोड़ा बड़ा भी नहीं था वो इन माहौल में सर्वाइव कैसे कर सकता था। तब तो ये होना लाजमी था। आखिर आपसे यही कहूँगी कि आप उनका ख्याल रखें। इस वक्त उन्हें आपके प्यार और साथ की ज़रूरत है सो प्लीज़ आप खुद को संभालिए। आयान आदि के गले लगकर रोते हुए कहता है आदि सुना तूने हमारा छोटा शेर आने वाला था। हमारे अर्नब का शैतान और चाहत का प्यारा छोटा शेर। तो फिर वो हमसे दूर क्यों चला गया आदि। क्या वो हमसे रुक गया कुछ बोलना आदि। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आदि गुस्से से अपनी मुठिया भींचकर कहता मैं उस आग को छोड़ूंगा नहीं, उसे ऐसी मौत दूंगा कि हर किसी रूह कांप उठेगी। उसे ऐसी मौत दूंगा कि उसकी 7 जन्मों के बाद भी जिंदा नहीं हो पाएगा। चाहत के हर एक आंसू की कीमत उसकी एक एक सांस को चुकानी होगी। समर्थ ने गुस्से से कहा चीरू उस आग को कहीं से भी ढूंढ कर मेरे सामने सामने लाओ। आज उसकी मौत आई है जिसे कोई नहीं रोक सकता। चीरू की आंखों में भी पानी था। उसने उसे पूछते हुए कहा चलिए सर वो ऑलरेडी हमारे कब्जे में है।
वो दोनों बाहर से जाने लगे तो अचानक उनके कदम ठहर जाते। दोनों हैरानी से पीछे मुड़कर देखते हैं। उसके साथ बाकी सबका भी यही हाल था। अर्नब डॉक्टर को देखकर कहता है, आपसे कुछ पूछा है मैंने डॉक्टर, क्या बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता, इसलिए मुझे जानना है। आदि ने अर्नब के पास जाकर कहा, तेरा दिमाग खराब है, क्या बोल रहा है? चाहत तेरी बीवी है ना? तो ये बच्चा तेरा नहीं तो किसका था? अर्नब ने बिना आदि को देखकर कहा, किसका भी हो सकता है, मुझे क्या पता। समर्थ को भी ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने देखकर कहा, सीरियसली? पिछले 5 महीने से चाहत तेरे साथ तेरे घर में तेरे ही रूम में रहते आई है, तो ये बच्चा तेरा कैसे नहीं हो सकता? अर्नब ने गुस्से में कहा, हम नहीं हो सकता मेरा बच्चा, क्योंकि न वो लड़की मेरी पत्नी बनने के लायक है और मेरे बच्चे का माँ सुना तुम सबने ये बात। आदि ने अर्नब को उसकी कॉलर से पकड़ते हुए कहा, और कितनी परीक्षा लेगा तू उसकी? उस बेचारी को और कितना तड़पना चाहता है? बच्चा मर गया है आज, उसका थोड़ी तो रहम खा ले उस पर। सच्चा नहीं तो कम से कम एक झूठा दिलासा ही दे दे उसके मन को, कुछ नहीं तो बस रोने के लिए, अपना दर्द बांटने के लिए जरा सहारा ही दे दे। समर्थ ने आदि को उसे दूर करते कहा, छोड़ इसे। डॉक्टर, क्या ये डीएनए टेस्ट हो सकता है? तो प्लीज आप इसे जल्द से जल्द पूरा कीजिए। आपका दिमाग खराब है क्या? ये एक इलीगल प्रोसीजर है, कबीर ने बीच में आते हुए कहा। आयान ने उसके बीच में आते हुए कहा, क्या तुम्हारा ये लीगल प्रोसीजर एक लड़की के कैरेक्टर से ज्यादा मायने रखता है? इसलिए बेहतर होगा इन सब में इंटरफेयर मत करो। कबीर भी समझ रहा था कि ये चाहत की जिंदगी का सवाल है, उसका एक इंटरफेरेंस से अगर अर्नब ने उसे छोड़ दिया तो चाहत की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, इसलिए वो चुप रहना ही ठीक समझता है। अर्नब से कोई कुछ नहीं कहता और ना ही ये पूछता है कि आखिर क्यों कहा अर्नब ने ऐसा। ऐसी कौन सी बात थी, ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। इस हालत के पीछे का जिम्मेदार सिर्फ तू है। समर्थ ने आदि को उसे दूर करते कहा, छोड़ इसे। डॉक्टर, क्या ये डीएनए टेस्ट हो सकता है? तो प्लीज आप इसे जल्द से जल्द पूरा कीजिए। आपका दिमाग खराब है क्या? ये एक इलीगल प्रोसीजर है, कबीर ने बीच में आते हुए कहा। आयान ने उसके बीच में आते हुए कहा, क्या तुम्हारा ये लीगल प्रोसीजर एक लड़की के कैरेक्टर से ज्यादा मायने रखता है? इसलिए बेहतर होगा इन सब में इंटरफेयर मत करो। कबीर भी समझ रहा था कि ये चाहत की जिंदगी का सवाल है, उसका एक इंटरफेरेंस से अगर अर्नब ने उसे छोड़ दिया तो चाहत की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, इसलिए वो चुप रहना ही ठीक समझता है। अर्नब से कोई कुछ नहीं कहता और ना ही ये पूछता है कि आखिर क्यों कहा अर्नब ने ऐसा। ऐसी कौन सी बात थी, ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। चाहत को कुछ समय बाद नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया। अब तक प्रिशा भी बाहर आ चुकी थी, उसे कबीर ने फोन करके बुला लिया था। प्रिशा डॉक्टर के पास जाकर कहती है, डॉक्टर, क्या हम चाहत से मिल सकते हैं? डॉक्टर ने प्रिशा को देखकर कहा, हम बिल्कुल, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि उनके हस्बैंड को जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस वक्त उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रिशा ने पलटकर अर्नब की ओर देखकर कहा, आई नो कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ खास रिश्ता नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हारी तकलीफ समझ रही हूँ। तुम जाओ चाहत से मिलने, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। प्रिशा, जो थोड़ी देर पहले आई थी, उसे कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो ये सब कुछ अर्नब से कह रही थी। आदि को इतना गुस्सा आया कि वो बिना किसी की प्रभा किए ही चाहत की वार्ड की ओर चला गया। उसके पीछे पीछे बाकी सब लोग भी। चाहत का वार्ड। आदि अंदर आया तो उसकी नज़र हॉस्पिटल के बेड पर बैठी चाहत पर गई, जिसके सारे जख्मों पर मरहम पट्टी कर दी गई थी। उसका चेहरा अभी भी मुरझाया सा नजर आ रहा था। उसकी आंखें में ना आंसू थे और ना थी कुछ, और उसे देखने से ऐसा लग रहा था मानो उसमें कोई जान ही न बची हो, वो बस एक जिंदा लाश बनकर बही बैठी हो। आदि से उसकी ये हालत देखी नहीं गई, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही बाहर चला आया। वही बाकी कबीर, प्रिशा, समर्थ और अयान अंदर गए तो प्रिशा चाहत की हालत देखकर खुद को रोक नहीं पाए और उसके गले लगकर फफक कर रो पड़ी। लेकिन चाहत ना उसके आंखों से एक आंसू निकले और ना ही उसने कुछ रिएक्ट किया। सब उसकी हालत समझ रहे थे, इसलिए किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अर्नब वही वार्ड के दरवाजे के पास खड़ा सब कुछ देख रहा था, लेकिन अंदर नहीं आ रहा था। आदि से अब रहा नहीं गया, उसने अर्नब का हाथ पकड़ा और खींचते हुए हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ले गया और उस पर गुस्सा उतरते हुए कहा, सच बता, क्या तुझे कुछ फील नहीं हो रहा है? जानता हूँ जितना पत्थर दिल तू बनता है उतना तू है नहीं। बता मुझे, क्या बात है? बोल, कुछ तो बोलो अर्नब से समथिंग। उसके ऐसे चिल्लाने से अर्नब के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से से कहा, हम हो रहा है मुझे दुख, पर जब मैं उन सारी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। तू देखना चाहता है ना, तो देख, कहते हुए अपने पॉकेट में से कुछ निकलकर आदि के हाथ में थमा देता है।
अर्नब उन्हें दिखाते हुए कहता है, देख ये है उस लड़की की असलियत जो मुझे सिंगापुर जाकर पता चला। आदि भी हैरान था क्योंकि उसके हाथों में कुछ फोटोज थी जिनमें चाहत अलग अलग आदमियों संग नजर आ रही थी। चाहत ने बहुत ही शर्ट ड्रेस पहन रखी थी। वो किसी फोटो में किसी के साथ डांस कर रही थी तो किसके थाई पर ग्लास पकड़कर अपने हाथों से पिला रही थी। ये सब देखकर आदि को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसकी गुड़िया है, उनकी चाहत है। आदि को कुछ न बोलते देखकर अर्नब ने मुस्कान के साथ कहा, क्यों हो गई बोलती बंद? बे से ये तो होना ही था, क्योंकि अब तुम्हें उस लड़की असलियत जानकर कैसा लगा? मेरे ख्याल से तेरे आंखों में बंदी पट्टी निकलने में वक्त नहीं लगेगा। आदि ने उसे देखकर कहा, ये सब फोटोज झूठी भी तो हो सकती हैं। मेरा दिल नहीं मानता कि ये वही चाहत है जिसे हम जानते हैं। तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुझे ये सारी कहाँ से मिली? किसने दी है? अर्नब ने उसे देखकर कहा, मुझे नहीं पता, बस जिस दिन मैं सिंगापुर से इंडिया लौट रहा था तब मुझे किसी ने ये पार्सल भेजा था जो कि इंडिया से था। मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें से ये सारी चीज़ों निकली। अब तू बता, क्या मेरा शक करना गलत है? क्या अब भी वो लड़की तुझे सही लगती है? आदि ने उन फोटोज को देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्या गलत है और क्या सही, लेकिन मैं तुझसे दवा करता हूँ कि चाहत कभी गलत नहीं है, ना आज थी और ना कल। मैं बहुत जल्द तेरे लिए प्रूव लेकर आऊंगा कि चाहत गलत नहीं है। कहते हुए चाहत के वार्ड की तरह चला जाता है जहां पहले से ही सब थे। अर्नब भी आदि के पीछे पीछे आता है चाहत के वार्ड में। वो अंदर आते ही चाहत की ओर देखता है जो उसको ही देख रही थी। अर्नब आगे बढ़कर चाहत को उठने में हेल्प करते हुए सबसे कहता है, डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा चुका हूँ, अब घर जा सकते हैं। आयान गाड़ी निकलो। उसके कहने पर आयान गाड़ी निकलने चला जाता है। अर्नब चाहत को सीधा गोद में उठाकर हॉस्पिटल से बाहर ला आता है। 84 निशा का बनारसी भौकाल। आदि ने उन फोटोज को देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्या गलत है और क्या सही, लेकिन मैं तुझसे दवा करता हूँ कि चाहत कभी गलत नहीं है, ना आज थी और ना कल। मैं बहुत जल्द तेरे लिए प्रूव लेकर आऊंगा कि चाहत गलत नहीं है। कहते हुए चाहत के वार्ड की तरह चला जाता है जहां पहले से ही सब थे। अर्नब भी आदि के पीछे पीछे आता है चाहत के वार्ड में। वो अंदर आते ही चाहत की ओर देखता है जो उसको ही देख रही थी। अर्नब आगे बढ़कर चाहत को उठने में हेल्प करते हुए सबसे कहता है, डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा चुका हूँ, अब घर जा सकते हैं। आयान गाड़ी निकलो। उसके कहने पर आयान गाड़ी निकलने चला जाता है। अर्नब चाहत को सीधा गोद में उठाकर हॉस्पिटल से बाहर ला आता है। दूसरी तरफ बनारस। दादा साहब, ओ दादा साहब, घर पर हो, बाहर निकलो। एक आदमी एक घर के बाहर चिल्ला रहा था। उसके ऐसे चिल्लाने पर घर से एक उम्रदराज आदमी अपनी लाठी पकड़कर बाहर आते हैं। सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद पैंट, लंबी दाढ़ी के साथ चश्मा बो आकार उस आदमी के सामने खड़े हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। उनका वो एक नज़र भर का देखना ही उस सामने खड़े आदमी के अंदर एक डर पैदा कर रहा था। उनके नज़र भर के देखने से ही वो आदमी घबरा गया। दादा साहब ने उस आदमी को ऊपर से नीचे देखने के बाद अपनी रोबदार आवाज में कहा, सहेदव। वो सामने खड़ा आदमी उनके ऐसे कहने पर अपनी कपकहाटी आवाज में कहता है, जी 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 दादा साहब। उसे ऐसे देखकर दादा साहब के पीछे खड़ा आदमी कहता, क्यों सहदेव जी, आपकी बोलती बंद क्यों हो गई? अभी कुछ देर पहले तो आप दहाड़ रहे थे, फिर अचानक असली शेर की एक हुंकार भी बर्दाश्त नहीं हुई आपसे। सहदेव जी दादा साहब के आगे हाथ जोड़कर शांत भाव से कहता है, दादा साहब, आपकी पोती ने मेरे बेटे का सर फोड़ दिया, आप ही कुछ कीजिए, क्या ये सही है? तभी वो लड़का जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे वाह, हमारी दीदी का तो भोकाल है पूरे बनारस में। उसके ऐसे कहने पर दादा साहब उसे घूर कर देखते हैं तो वो चुप हो जाता है। दादा साहब कुछ कहते उससे पहले ही कोई आकार उनके कदमों में गिरता है। कोई कुछ समझ पाता सहदेव जी जोर से कहते, बिब्बा। वो इंसान भी दादा साहब का पैर पकड़कर रोते हुए कहता है, मुझे कर दीजिए दादा साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। दादा साहब ने उसे उठाते हुए कहा, कौन सी गलती? वो कुछ कहता इससे पहले ही किसी ने कहा, हमें छेड़ने की, हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने की ओर। सब लोग जब उस आवाज की ओर देखते हैं तो कई लोगों के पीछे एक लड़की सलवार सूट पहन, सर पर दुपट्टा ओढ़े, हाथों में पूजा की थाल लिए खड़ी थी। वो और कोई नहीं, निशा थी। उसे इस वक्त इस गेटअप देखकर ही कोई कह सकता था कि निशा इतनी खतरनाक हो सकती है। वो ये कहते हुए आगे आई तो पीछे खड़े उस लड़के ने कहा, का दीदी, इतना भोकाल तुम्हारा कि बेचारे का थोबदा ही सुझा दी हो और बोनस में बेचारे का हाथ तक जला दी हो। इतना सब कुछ करने के बाद ऐसी एंट्री, आधे लोग का दिमाग तो तुमको देखकर और इस कारनामे के बारे में सोचकर ही ब्लास्ट हो जाना है।
निशा एक नज़र दादा साहब को देखते हुए उनके करीब आई और उस लड़के यानी आयु के हाथ में पूजा की थाल पकड़ाकर उसके मुंह में प्रसाद ठुसते हुआ उस लड़के की तरफ घूमकर उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए सहदेव को देखकर कहा, क्यों अपने बाप को ये नहीं बताया कि कब से तुमको समझा बुझा कर चांस पर चांस दे रहे हैं। पर तुम सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। पहले हमारे साथ छेड़खानी की। फिर तुम जबरदस्ती पर उतर आए। फिर जब उन सारी चीजों से तुम हमको पा ना सके तो आज हमको एसिड से जलाने चले आए। मतलब गजब। दादा साहब तो आप ही बताए कि हम करते क्या। प्रश्नवाचक चिन्ह आपके पास लेकर आते, आपसे शिकायत करते तो आप सज्जा देते, तब तो ये हमको कमजोर समझ लेता। इसलिए इसे बताना जरूरी था कि हम कमजोर नहीं है, बल्कि आज तक इसलिए इस कलयुग के रावण को बख्श रहे थे काहे कि इसके पाप का घड़ा भरा नहीं था। तनिक कान खोल कर सुनो बे, कलयुग के रावण लड़की ना बोले तो ना ही होता है, और अगर लड़के इसे ज्यादा दिमाग चलाते हैं ना तो उनका ये हाल। इसलिए आपने ये हबसी नजरें सब पर नहीं बल्कि किसी एक पर जिंदगी भर के लिए टिकाऊ समझ आई बात। उस लड़के यानी शेखर ने हम में सर हिलाया तो निशा ने उसे देखकर कहा, गुड, वेरी गुड। अब अपने इस ओवर एक्टिंग के दुकान सहदेव को उठाओ और चलते बनो। शेखर भी चलने की हालत में नहीं था, जिस वजह से वो वहां से अपने पिता को लेकर निकल जाते हैं। सबके जाने के बाद दादा साहब कुछ कहते, इससे पहले ही सुलोचना आकार उन्हें कुछ भी कहने से रोक लेती हैं। सुलोचना को बाहर देखकर एक एक कर बाहर से निकल जाते हैं। तो सुलोचना उनके सामने आकार कहती है, उसे कुछ मत कहिएगा क्योंकि ये आप भी जानते हैं वो शेखर मेरी पोती से शादी करने के लिए पागल हो रहा था, और आप जानते हैं वो शेखर तो क्या किसी और से शादी नहीं करेगी। फिर उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, और अगर आपको कुछ करना भी था तो पहले क्यों नहीं किया, क्यों उसे ही निपटने दिया। अब खबरदार मेरी पोती से कुछ कहा तो। दादी उन्हें धमकाते हुए घर के अंदर चली गई। उनके जाने के बाद आयु वापस आता है और दादा साहब के लाठी को घुमाते हुए कहता है, बेसे दादा साहब ये निशु दीदी का भौकाल बिल्कुल हमारी प्यारी जैसी है ना। दादा साहब ने उसे घूरते हुए अपनी छड़ी घुमाकर उसके पिछवाड़े पर दे मारा तो वो उछलते हुए घर के अंदर भाग गया। दादा साहब भी निराशा से सर हिलाते हुए अंदर चले जाते हैं। जन्नत बिला सब लोग चाहत लेकर घर आ चुके थे, बस प्रिशा को छोड़कर, क्योंकि वो अपने अपार्टमेंट चली गई थी। अर्नब चाहत को लेकर अपने रूम में आया। उसे बेड पर बैठकर खुद प्रेस होने चला गया। जब तक वो वापस आया तब तक आदि चाहत के लिए सूप लेकर आया हुआ था और समर्थ और अयान मिलकर उसे बहलाने की कोशिश कर रहे थे। अर्नब भी वहीं बैठकर अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद सब लोग जब डिनर करने आते हैं तो आदि सभी को डिनर सर्व करता है और खासकर अर्नब से कहता है, जो कुछ भी तुझे पता है वो सच हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए हो सके तो उसे जितना ही सके अपनी अटेंशन और प्यार देने की कोशिश कर। अब ये तू कैसे करेगा ये तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आयान उठकर आदि के गाल पर किस करते हुए कहता है, हाय मेरा आदि सोना, अगर तू लड़की होता ना भाई तो मैं पक्का तेरे से ही शादी करता। बे से अगर खाना तोड़ा ठीक ठाक बना ले न तो तू परफेक्ट बहु मटीरियल है। आदि ने उसे धक्का देकर अपने गाल को पूछते हुए कहा, साले कमर टूट गई खाना बनाते बनाते, इसलिए सुबह तो तू ही बनाए ब्रेकफास्ट, और हम अगर इस बार फिर से कोई गड़बड़ की तो तेरे मुंह पर दे मरूंगा मैं। उसी की बात सुनकर आयान मुंह बना लेता है। अर्नब का कमरा। चाहत को पता नहीं क्या हुआ, वो सबके जाने के बाद एक नोटपैड पर एक कुछ लिखने लगती है, पर जब उसे एहसास होता है कोई आ रहा है वो उसे रुक कर सो जाती है। दरवाजा खुला तो अर्नब अंदर आया। उसने चाहत को देखा जो सो रही थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही आकर सोफे पर लेट गया। उसके आंखें बंद करते ही वो दिन याद आने लगा जिस दिन अर्नब के पास वो बॉक्स आया हुआ था। अनटाइटल्ड चैप्टर। आयान उठकर आदि के गाल पर किस करते हुए कहता है, हाय मेरा आदि सोना, अगर तू लड़की होता ना भाई तो मैं पक्का तेरे से ही शादी करता। बे से अगर खाना तोड़ा ठीक ठाक बना ले न तो तू परफेक्ट बहु मटीरियल है। आदि ने उसे धक्का देकर अपने गाल को पूछते हुए कहा, साले कमर टूट गई खाना बनाते बनाते, इसलिए सुबह तो तू ही बनाए ब्रेकफास्ट, और हम अगर इस बार फिर से कोई गड़बड़ की तो तेरे मुंह पर दे मरूंगा मैं। उसी की बात सुनकर आयान मुंह बना लेता है। अर्नब का कमरा। चाहत को पता नहीं क्या हुआ, वो सबके जाने के बाद एक नोटपैड पर एक कुछ लिखने लगती है, पर जब उसे एहसास होता है कोई आ रहा है वो उसे रुक कर सो जाती है। दरवाजा खुला तो अर्नब अंदर आया। उसने चाहत को देखा जो सो रही थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही आकर सोफे पर लेट गया। उसके आंखें बंद करते ही वो दिन याद आने लगा जिस दिन अर्नब के पास वो बॉक्स आया हुआ था। प्लेस बैक सिंगापुर। अर्नब चाहत से बात करने के बाद जाकर प्रेस होता है। थोड़ी देर में तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है।
विस्मयादिबोधक चिन्ह। आज उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, पर उसकी आंखों में एक अलग सी खुशी नजर आ रही है। वो चाहत से धीरे धीरे जुड़ने लगा था। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे लगाव होने लगा था। सैयद अर्नब भी इसी दौर से गुजर रहा था। उसे भी सैयद पहले प्यार का नशा होने लगा था, इसलिए चाहत का उसके लिए वो सजाना, वो व्रत करना उसे अच्छा लग रहा था। क्योंकि अर्नब अग्निहोत्री अब बदल रहा, वो धीरे धीरे चाहत का अर्नब हो रहा था। अर्नब काफी खुश होकर ऑफिस आता है। आज अर्नब के फेस पर वो स्माइल देखकर ऑफिस के आधे से ज्यादा लोग तो सदमे में जा चुके थे। अर्नब उन सभी को इग्नोर करता हुआ अपने कैबिन की ओर बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी मीटिंग शुरू हो जाता है। मिस्टर डिसूजा अर्नब की प्रेजेंटेशन को देखकर काफी इंप्रेस होते हुए कहते हैं, आई लाइक योर ऑल आइडियाज मिस्टर अग्निहोत्री। बट अर्नब ने उसे बड़े ही एटीट्यूड के साथ देखते हुए कहा, बट व्हाट मिस्टर डिसूजा। डिसूजा ने उसे देखकर कहा, 3 दिन बाद मेरी फैमिली शिफ्ट हो रही है, दैट्स वाई आई इट्स ऑक मिस्टर डिसूजा, हम ये प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, अर्नब ने कहा। डिसूजा उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर कहता, तो ठीक है, चलिए साथ में लंच करते हैं। अर्नब ने उसे देखकर एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, यस श्योर। थोड़ी देर बाद दोनों का लंच आ जाता है, जिसे देखकर अर्नब बुरा सा मुंह बना लेता है, क्योंकि अब अर्नब को चाहत के हाथ के टेस्ट खाने की आदत हो गई थी, जिस वजह से वो इसे रिएक्ट कर रहा था। तभी बाहर अर्नब का असिस्टेंट जेडेन आते हुए कहता है, सर आपके लिए ही पार्सल भेजा है किसी ने। उसकी बात सुनकर डिसूजा हंसते हुए कहता है, क्या बात है मिस्टर अग्निहोत्री, आपके लिए मिस्ट्रियस पार्सल आया है, कहीं किसी सिंगापुर की खूबसूरत हसीना ने तो नहीं भेजा ना आपके जैसे मोस्ट हैंडसम एंड एलिजिबल बैचलर के लिए। हमें भी बताए, जरा खोलकर तो दिखाए। अर्नब ने उसके बकवास को इग्नोर करते हुए अपनी चेयर से उठते हुए कहा, सॉरी बट मैं अपनी पर्सनल चीज किसके साथ डिस्कस करना पसंद नहीं करता, और क्या पता इसमें कोई बम हो और मेरे खोलते ही मेरे ऑफिस के साथ आपका सर भी उड़ जाए। वो ये कहते हुए चला जाता है। डिसूजा अपनी टोपी संभालते हुए कहता है, क्या डेंजरियस आदमी है ये। अर्नब अपनी कार से वापस अपने घर आते हुए बार बार उस बॉक्स को देखे जा रहा था। उसे देखकर उसके 1000 सवाल उठ रहे थे, किसी ने भेजा है, ये क्यों भेजा है, नाम पता कुछ भी तो नहीं था उसमें। अर्नब अपने रूम में आता है और फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होकर आता है, वही बैठकर उस बॉक्स को खोलने लगता है। अचानक उसमें लगे अल्पीन उसे चुभ जाती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से एक आह निकली और खून भी। अर्नब अपनी उंगली को अपने मुंह में डालकर खून चूसते हुए कहता है, लगता है मैडम कुछ ज्यादा याद करके कोश रही है। तभी चोट लग गई, ये कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर जल्द ही वो गायब हो गई जब अर्नब ने उस बॉक्स को खोलकर उन सारी चीजों को देखा। चाहत अलग अलग आदमियों संग नजर आ रही थी। चाहत ने बहुत ही शर्ट ड्रेस पहन रखी थी। वो किसी फोटो में किसी के साथ डांस कर रही थी तो किसके थाई पर ग्लास पकड़कर अपने हाथों से पीला रही थी। एक और फोटो में कोई उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। ये सब कुछ देखकर अर्नब का माइंड एकदम ब्लैंक हो गया, क्योंकि उसने चाहत कभी भी ऐसे अपने सपने में भी। सामने फोटो में चाहत थी, फिर भी उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। अर्नब उस बॉक्स देखता है तो उसमें एक लेटर भी था। अर्नब ने उसे उठाया तो उसमें लिखा था, यही सोच रहे हो ना मैं कौन हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह। पर तुम्हारे लिए ये जानने से भी ज्यादा जरूरी तुम्हारी बीवी की असलियत जाननी जरूरी है। तुम्हारी बीवी गजब की खूबसूरत, पर तुम वो पहले इंसान नहीं हो जिस पर उसने अपने खूबसूरती का, अपने हुस्न का जादू चलाया है, बल्कि तुम उन मर्दों में शामिल हो जो उसकी खूबसूरती में घायल हुआ है, जिसका छोटा सा नजराना पेश किया है। हाय दिल के हुए टुकड़े चूर चूर, पता नहीं ऐसा भी क्या था इनका कसूर, कहीं प्यार तो नहीं कर बैठे ना उस लड़की से, एक बार सोचना जरूर। अर्नब गुस्से से उस कागज के टुकड़े को मसलने लगा तो वही दूसरे हाथ में पकड़ा फोन बिप होने लगा। अर्नब ने पहले नहीं देखा, पर बार बार जब बजने लगा तो अर्नब ने देखा कि चाहत आग के बहुत करीब थी। ये कोई और फोटो नहीं बल्कि मंदिर वाली फोटो थी जो किसी ने अर्नब को भेजी थी, जिसे देखकर अर्नब का गुस्सा बढ़ गया कि तभी उसके फोन पर चाहत का नाम फ्लैश होने लगा। चाहत उसे कॉल कर रही थी। अर्नब इतना गुस्से में था कि उसने अपने फोन को गुस्से में दीवार पर दे मारा, जिसके साथ फोन कोई टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गए। चाहत का आखिरी खत। अर्नब गुस्से से उस कागज के टुकड़े को मसलने लगा तो वही दूसरे हाथ में पकड़ा फोन बिप होने लगा। अर्नब ने पहले नहीं देखा, पर बार बार जब बजने लगा तो अर्नब ने देखा कि चाहत आग के बहुत करीब थी। ये कोई और फोटो नहीं बल्कि मंदिर वाली फोटो थी जो किसी ने अर्नब को भेजी थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसे देखकर अर्नब का गुस्सा बढ़ गया कि तभी उसके फोन पर चाहत का नाम फ्लैश होने लगा। चाहत उसे कॉल कर रही थी। अर्नब इतना गुस्से में था कि उसने अपने फोन को गुस्से में दीवार पर दे मारा, जिसके साथ फोन कोई टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गए।
जिसके साथ ही अर्नब की नींद खुल जाती है। उसने अपने चारों तरफ देखा तो सुबह हो चुकी थी। जब चाहत को ढूंढने लगा तो चाहत उसे कहीं नजर नहीं आई। अर्नब उठकर बाथरूम में चला गया। वो कोई घंटों तक आंखें बंद किए हुए सावर के नीचे खड़ा रहा। उसे बार बार चाहत का चेहरा नजर आ रहा था। हॉस्पिटल में उसका कुछ रिएक्ट ना करना, पता नहीं क्यों अर्नब को बहुत ज्यादा खल रहा था। यही सब सोचते हुए अर्नब प्रेस होकर आता है और नीचे चला जाता है। नीचे आते ही उसकी चारों तरफ चाहत को ढूंढने लगी कि अचानक सामने से आ रहे समर्थ से टकरा जाता है। समर्थ के हाथ में पकड़ी गर्म चाय उसके के ऊपर ही गिर जाती है। पर शुक्र है कि समर्थ की चाय ज्यादा गर्म नहीं थी, इसलिए बस थोड़ा सा ही लगा था उसे। समर्थ अर्नब को घूरते हुए कहता है, व्हाट द हेल इज दिस? तुम ये सुबह सुबह बिना ब्रेक के गाड़ी की तरह कहाँ भाग रहे हो? तभी आयान उनके पास आते हुए शरारत से कहता है, हम भाई अगर थोड़ी सी उच्च नीच होती और कहीं गलत जगह गिर जाती तो। समझा कर यार कहते हुए शरारत से अपनी आंखें विंग करने लगता है। समर्थ उसी मग को पकड़े हुए आयान के पीछे भागते हुए कहता है, साले तुझे इन सब के अलावा कुछ सूझता भी है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुझे बताता हूँ अगर ऐसा होता तो क्या क्या होता। कहते हुए वो दोनों टॉम और जेरी की तरह पूरे हल में भाग रहे थे। समर्थ जितनी बार आयान को पकड़ने की कोशिश करता वो उतनी बार छूट जाता। समर्थ को इतना इरिटेट हो गया कि उसने सीधा वही चाय का कप आयान के मुंह पर दे मारा। पर आयान हंसी से लोटपोट होते हुए जमीन पर बैठ गया था क्योंकि सारी चाय आदि के मुंह और शर्ट पर गिरी हुई थी। क्योंकि जब समर्थ ने चाय पी तो वो झुक गया जिससे चाय सामने आ रहे आदि के ऊपर जा गिरा। आदि ने अपने गुस्से भरी आंखों से समर्थ को देखा तो समर्थ ने खुद को बचाते हुए कहा, देख भाई मैंने कुछ नहीं किया, सब इस नौटंकी की गलती है। इसलिए अगर तुझे कूटने का मन है तो इस नौटंकी को कूट। मैं तो कहता हूँ साथ मिलकर कूटते हैं इसे। समर्थ की बात सुनकर आयान की हंसी गायब हो जाती है। वो खुद को बचाते हुए कहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरी कोई गलती नहीं है, गलती अर्नब की है जो सुबह सुबह किसी बैलगाम घोड़े की तरह चल रहा था। मैंने तो बस बहती गंगा में हाथ धो लिए। सबकी नज़र अर्नब पर गई तो देखा कि वो किचन की तरफ जा रहा था। इस वजह से आदि ने उसे रोकते हुए कहा, वो किचन में नहीं है, अभी तक नीचे नहीं आई, सैयद आज सो रही है। आदि की बात सुनकर अर्नब की आंखें हैरानी से फैल गई। वो भागते हुए पूरे विला में चाहत को ढूंढने लगा, जिसे देखकर आयन ने एक एप्पल खाते हुए कहा, यार मुझे ना समझ नहीं आ रहा इस गुस्सैल महाराज के अंदर सुबह सुबह कौन सी पीटी उषा जाग गई जो सुबह से दौड़ रहा है ये। अर्नब को परेशान देखकर आदि और समर्थ एक दूसरे को देखते हैं जैसे वो समझ गए हो अर्नब क्यों परेशान है। वो लोग भी भागते हुए सारे कमरे चेक करने लगते हैं और आदि बाहर जाकर देखता है। आयान उन लोगों को जाते देखकर कहता है, अरे कहाँ जा रहे हो, जरा मेरे लिए भी रुको। कहते हुए आगे बढ़ने वाला होता है कि उसे डाइनिंग टेबल पर से बहुत अच्छी खुशबू आती है तो वो डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हुए कहता है, दादी कहती है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, इसलिए पहले कुछ खा लेता हूँ। वैसे भी मुझे कौन सा इस रनिंग रेस में फर्स्ट आना है, इसलिए मैं तो भाई कछुए की चाल चलूंगा। कहते हुए वही बैठकर खाने लगता है। थोड़ी देर बाद अर्नब, आदि, समर्थ तीनों पसीने से लथपथ होकर हल में आते हैं तो आदि अपने पसीने को पूछते हुए हंसते हुए कहता है, मिली क्या? समर्थ ने भी कहा, नहीं मिली। आयान ने जब उन तीनों को देखा तो आपने नूडल्स का बाउल लेकर उन लोगों के पास आते हुए कहता है, हम मम आ गए तुम लोग। वे से जीता कौन? उसके सवाल पर तीनों उसे ऐसे देखते हैं जैसे किसी पागल को देख रहे हो। तभी अचानक एक कागज का टुकड़ा बाउल के नीचे से गिर पड़ा। आदि उसे उठाने के लिए झुकता है तो समर्थ आयान की बाउल को देखकर कहता है, नूडल, आज नूडल बने हैं ब्रेकफास्ट में। आयान ने खाते हुए कहा, हम बड़ा टेस्टी है खाने में। फैन हो गया मैं चाहत के हाथ के बने नूडल का। सब लोग देखते हैं तो आदि अचानक से जमीन पर बैठ जाता है। सब उसे देखकर कहते हैं, क्या हुआ तुझे? आदि ने परेशान होते हुए कहा, वो चली गई हम सबको छोड़कर। अर्नब ने उसे देखकर कहा, तू कहना क्या चाहता है? आदि ने उस पेपर को देखकर कहा, चाहत हम सबको इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। उसके ये कहने पर आयान के हाथ से बाउल छूटकर नीचे गिर जाता है। वो आदि से वो पेपर छीन लेता है तो ये चिट्ठी चाहत ने उसके लिए लिखी थी जिसमें कुछ ऐसा लिखा था, गुड मॉर्निंग आयान, जब तक आपको ये चिट्ठी मिलेगी तब तक सैयद मैं यहाँ जा चुकी होंगी। ... मुझे पता है आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, खासकर नूडल, इसलिए सोचा जाने पहले आपके लिए आखिरी बार बना दूं। कुछ नहीं, बस आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती थी, आपकी वजह से मैंने मुस्कुराना सीखा। जिंदगी में आंसुए के अलावा कुछ इमोशन होता है, इसे आपने हमें रूबरू कराया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो पर आप आपके चेहरे की मुस्कुराहट को कभी मत खोना क्योंकि हर किसी को मुस्कुराहट की वजह नहीं मिलती।
अलविदा चाहत। आयान की तो ये पढ़ने के बाद आंखें भर आती है। वो बस एकटक उस चिट्ठी को देख रहा था। समर्थ को अचानक याद आया कि उस दिन भी तो चाहत ने सबके लिए चिट्ठी छोड़ी थी, इसलिए वो आदि से कहता है, आदि उठ आदि, अगर चाहत ने आयान के लिए चिट्ठी छोड़ी है तो हमारे लिए भी छोड़ी होगी। चल चल कर ढूंढते हैं, क्या पता हमें कुछ तो ऐसा मिले जिसे हम चाहत को वापस ला सकते हैं। उसके ऐसे कहने पर आदि उठकर उसके साथ चिट्ठी ढूंढने लगा। 87 अर्नब की आंखों में आंसू। आयान की तो ये पढ़ने के बाद आंखें भर आती है। वो बस एकटक उस चिट्ठी को देख रहा था। समर्थ को अचानक याद आया कि उस दिन भी तो चाहत ने सबके लिए चिट्ठी छोड़ी थी, इसलिए वो आदि से कहता है, आदि उठ आदि, अगर चाहत ने आयान के लिए चिट्ठी छोड़ी है तो हमारे लिए भी छोड़ी होगी। चल चल कर ढूंढते हैं, क्या पता हमें कुछ तो ऐसा मिले जिसे हम चाहत को वापस ला सकते हैं। उसके ऐसे कहने पर आदि उठकर उसके साथ चिट्ठी ढूंढने लगा। अर्नब तो वही चेयर पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था, उसे तो खुश होना चाहिए ना, जो वो चाहता था वही हो रहा था। चाहत इस घर से जा चुकी थी जिसका इंतजार ना जाने आदि को कब से था, फिर उसे अच्छा क्यों नहीं लग रहा था, क्यों उसे अपने सीने में अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। आदि हाल में आता है, उसे कहीं कुछ मिला तो वो भी आकर बैठ जाता है। तभी समर्थ आता है जिसके हाथ में एक चिट्ठी थी, जिसे देखकर आदि कहता है, ये कबर पर चिपका हुआ था जिसे चाहत ने छोड़ा है मेरे लिए। समर्थ उसकी बात बीच में ही करते हुए कहता है और उसे पढ़ना शुरू करता है। गुड मॉर्निंग समर्थ भैया, मैं जानती हूँ मेरा यूं बिना बताए घर से चले आना आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। पर अगर मैं बताती कि अब मेरा उस मकान में दम घुट रहा है और मैं यहाँ जाना चाहती तो आप, आदि भैया, आयान कोई जाने नहीं देता, इसलिए मुझे बिना बताए आना पड़ा। थैंक यू भैया, मेरा आज तक इतना ख्याल रखने के लिए। आप हमेशा मेरे एक वेल विशर रहे हो। पर भैया कई बार चीजें सही होते हुए भी खुद को साबित नहीं कर पाती और पतंग के मांझे की तरह उलझ जाती है। इसलिए एक बार उन्हें मौका जरूर देना, जिनके लिए एक खालीपन हमेशा आपकी आंखों में मैंने महसूस की है। समर्थ इसे पढ़ते ही हैरान था, क्योंकि उसे आज पता चला था कि चाहत भले ही जुबान से कुछ न बोल पाती हो, लेकिन किसके भी आंखें में छुपा दर्द से वो अनजान नहीं थी, जिसे बिना कहे ही उसने सबकी आंखों में पढ़ लिया था। अचानक आयान काफी जोर जोर से खांसने लगा तो उसे ऐसे देखकर आदि कहता है, रुक, मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। कहते हुए आदि किचन में जाता है। जग से पानी भरते हुए जाने के लिए मुड़ा ही था कि जाते जाते अचानक रुक गया। वो पीछे आया और देखा तो फ्रिज पर एक नोट चिपका हुआ था। आदि उसे लेकर बाहर आया तो सबकी निगाहें उस पर चली जाती है। आदि बाहर आकर उसे देखता है तो उस पर लिखा हुआ था, गुड मॉर्निंग आदि भैया, आज मैं यहाँ से हमेशा के जा रही हूँ और अपने ढेर सारी छोटी छोटी यादें लेकर जा रही हूँ। आप घबराना मत और ना ही उन पर गुस्सा करना, ये रिश्ता तो पहले से ही टूटा हुआ था क्योंकि इसमें दिल कभी जुड़े ही नहीं थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये साथ हमेशा से अधूरा था जिसे हम कितना ही कोशिश करें पर उसका पूरा होना कभी लिखा ही नहीं था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपना दोस्त खो दो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, मुझे हमेशा के लिए अपनी यादों से मिटाकर उनके साथ अपनी दोस्ती को नई सिरे से शुरू करना। और हम एक और बात, उस दिन नशे में मुझे पता चला था कि आप किसी से प्यार करते हो पर न जाने उसे कैसी नाराजगी है। भैया, अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके आगे अगर हमें झुकना पड़े तो कोई बात नहीं। क्योंकि अगर हमारी मोहब्बत हमारे सामने होते हुए भी हमारी मोहब्बत को नज़रअंदाज कर दे तो बहुत दर्द होता है। कोई बार ये सोचते हुए हम गलती कर बैठते हैं कि अगर सामने वाला हमसे प्यार करता है तो वो हमसे माफ़ी जरूर मांगेगा, इस रिश्ते को बचने की कोशिश करेगा। मैं नहीं चाहती आप इस इंतज़ार में अपनी मोहब्बत को खो दे, इसलिए उम्मीद करूंगी अगर दोबारा कभी आपसे मुलाकात हो तो आपकी मोहब्बत आपके साथ हो। मेरा आखिर काम जरूर पूरा कर दीजिएगा। उसके इस आखिर लाइन के पढ़ते ही समर्थ ने कहा, काम कैसा काम। आदि कुछ सोचते हुए कमरे में जाता है, कुछ लेकर आता है और अर्नब के सामने कर देता है। अर्नब उसे देखता है तो 2 पेपर एक साथ लिपटी हुई थी। अर्नब कंफ्यूजन से आदि को देख ही रहा होता है कि बाहर चीरू आते हुए कहता है, सर, ये आपके लिए कुछ आया है। सब देखते हैं तो ये एक इनवॉल्व था। चीरू को कुछ अजीब तो लगता है पर वो कहता कुछ भी नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अर्नब उसे वो इनवॉल्व ले लेता है। उसे खोलकर देखता है जिसमें चाहत की रिपोर्ट थी और उसमें एक लेटर भी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, अर्नब उस रिपोर्ट को निकल कर पढ़ने लगा जिसमें साफ साफ लिखा था कि चाहत का बच्चा अर्नब का ही है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसका मतलब साफ था कि उन दोनों ने अपनी पहली निशानी हमेशा के लिए खो दी थी। कहते कि माँ और बाबा बनना इस दुनिया की सबसे खूबसूरत एहसास होता है।
सैयद यही फादर वाली फीलिंग अर्नब को भी धीरे धीरे महसूस हो रही थी, जिस वजह से उसकी आंखें अचानक से भर आई थी। उसने वो लेटर देखा तो उसमें से मंगलसूत्र नीचे गिर पड़ा। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया, जिसे पढ़ते हुए और चाहत के दिल का हाल समझते हुए उसके आंखों के कोरे से धीरे धीरे आंसू बाहर आने लगे थे। गुड मॉर्निंग मिस्टर अग्निहोत्री, आई एम श्योर कि आज के दिन को आप भूल नहीं पाएंगे और साथ ही आप आज बहुत ज़्यादा खुश होंगे। होना भी चाहिए। अब आपको अपनी मोहब्बत को अपने पास लाने में कोई दिक्कत जो नहीं होगी। पर हम उस लड़की को अपनी पत्नी का दर्जा जरूर देना, किसी मिस्ट्रेस का नहीं। विस्मय अधिबोधक चिन्ह, क्योंकि हर लड़की चाहत नहीं हो सकती। एक सवाल पूछूं? प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरी नन्ही सी जान की क्या गलती थी जिस वजह से आपको उसे इतनी नफरत थी? अरे वो तो दुनिया में आया तक नहीं था, उसकी बस यही कि वो मेरी कोख में था। एक माँ सब कुछ सह सकती है, पर उसके बच्चे पर कोई सवाल उठाए तो वो चुप नहीं रह सकती। आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की, मुझे पत्नी नहीं मिस्ट्रेस बना दिया। उसके बाद आपके घर की नौकरानी, फिर आपके पैसे चुराने वाली चोर। मैंने आपके हर एक जुल्म को चुपचाप सहा, बस इस उम्मीद में कि किसी दिन सैयद ये नफरत बदल जाएगी। सैयद किसी दिन आपके दिल में थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको पता है, जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट थी और उसके साथ ही अपना बच्चा खो दिया, तब मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मुझे लगा कि आप क्या सोच रहे होंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको कितना दर्द हो रहा होगा। सोचा कि आपके सीने से लगकर आपके साथ इस दर्द को बांट लूंगी, पर अपने तो मेरे ही बच्चे पर सवाल उठा दिया, जबकि आप खुद जानते हैं कि आप खुद कितनी बार मेरे करीब आए हैं। उसके बाद भी आप इतने बुरे भी कैसे हो सकते हैं? मैं भूल गई थी, जब कोई हक ही नहीं था, कोई एहसास, कोई जज्बात नहीं था, तो दर्द कैसा? ये रिश्ता नहीं आपके लिए एक घुटन का सौदा था। लीजिए, आज मैं आपको हमेशा के लिए इस घुटन भरे रिश्ते से आज़ाद करती हूँ। ये मंगलसूत्र भी छोड़कर जा रही हूँ, इसे इसके असली हकदार आपकी मोहब्बत को दे दीजिएगा। उम्मीद है अब आप हमेशा अपने असली और सच्चे प्यार के साथ खुश रहेंगे मिस्टर अग्निहोत्री। ये सब पढ़ते हुए अर्नब की आंखों में आंसू तेज बहने लगे। चाहत का लिखा हर एक शब्द अर्नब के दिल में सुई की तरह चुभ रहे, उसे भी ज्यादा उसे अंदर से उसका गिल्ट खाए जा रहा था। अब उसे धीरे धीरे चाहत के साथ किए हर चीज की याद आ रही थी। कैसे चाहत ने उसके हर जुर्म को सहा था, उसे कभी कोई शिकायत नहीं की थी, पर आज अर्नब इस लेटर के जरिए चाहत के हर दर्द से वाकिफ हो रहा था। 88 जिस्म का रिश्ता और मन की डोर और भावना हुई बेहोश। मैं भूल गई थी, जब कोई हक ही नहीं था, कोई एहसास, कोई जज्बात नहीं था, तो दर्द कैसा? ये रिश्ता नहीं आपके लिए एक घुटन का सौदा था। लीजिए, आज मैं आपको हमेशा के लिए इस घुटन भरे रिश्ते से आज़ाद करती हूँ। ये मंगलसूत्र भी छोड़कर जा रही हूँ, इसे इसके असली हकदार आपकी मोहब्बत को दे दीजिएगा। उम्मीद है अब आप हमेशा अपने असली और सच्चे प्यार के साथ खुश रहेंगे मिस्टर अग्निहोत्री। ये सब पढ़ते हुए अर्नब की आंखों में आंसू तेज बहने लगे। चाहत का लिखा हर एक शब्द अर्नब के दिल में सुई की तरह चुभ रहे, उसे भी ज्यादा उसे अंदर से उसका गिल्ट खाए जा रहा था। अब उसे धीरे धीरे चाहत के साथ किए हर चीज की याद आ रही थी। कैसे चाहत ने उसके हर जुर्म को सहा था, उसे कभी कोई शिकायत नहीं की थी, पर आज अर्नब इस लेटर के जरिए चाहत के हर दर्द से वाकिफ हो रहा था। आदि ने अर्नब को देखकर उसे एक और पेपर बढ़ा दिए। अर्नब तो जैसे सदमे में जा चुका था, अपनी की गई हर एक गलती पर उसे पछतावा हो रहा था। कहते कि इंसान कितनी ही बड़ी गलती क्यों करे, पर जब उसे उस बात का एहसास होता है, तब मानो उसके लिए उसकी सबसे बड़ी सज्जा उसका गिल्ट बन जाता है। जो आज अर्नब के साथ हो रहा था, उसकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि आंसू थे। आदि ने उसे ऐसे देखकर कहा, हम्म, अब ये सब करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये लिए उसका आखिरी काम था जो मुझे पूरा करना था। कहते हुए एक एक कर अपने दिए पेपर को खोलता है और अर्नब की ओर बढ़ते हुए कहता है, ये ले पूरे 80 लाख का चेक। आदि की बात सुनकर आयान, अर्नब और समर्थ उसे कंफ्यूज्ड से देखने लगे। तो आदि ने कहा, ये वो 5 करोड़ रुपए के छोटा सा हिस्सा है जो चाहत तुझे देना चाहती थी। घबरा मत, तेरे कुबेर धन का एक पैसा नहीं है इसमें, बल्कि चाहत की मेहनत और तेरे दिल में उसके लिए भरी हुई कड़वाहट को थोड़ा सा कम करने की कोशिश है। अहान अंकल के जाने के बाद जो पैसा मुआवजे के तौर पर कंपनी से उनकी फैमिली को मिलना चाहिए था, और जिस पैसे को स्वयं कपूर ने बड़ी चालाकी से अपने जेब में भर लिए थे, ये उसी पैसे का छोटा हिस्सा है जिसे तुझे लौटना चाहती थी चाहत। समर्थ ने आदि से कहा, पर ये सब कुछ इतने सालों बाद क्यों? और चाहत वो कहाँ से लाए इतने सारे पैसे? आदि ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराए हुए कहा, क्योंकि उसे लगता था ये सब करके सैयद ये उसे समझगा। उसे लगाता था कि इन सारे फसाद की जड़ यही पैसे ही थे।
सैयद इनकी वजह से अर्नब ने बहुत तकलीफ सही है जिस वजह से वो ऐसा हो गया है। अगर वो ये पैसे अर्नब को लौटा देती है तो सैयद उनका रिश्ता जरा सा जाए जिस्म से जुड़ा रिश्ता से मन की डोर जुड़ जाए। और जाहिर सी बात है स्वयं कपूर जिसने तब पैसे नहीं दिए मरने के लिए छोड़ दिया वो अब क्या ही देता, इसलिए उसने ऑनलाइन काम कराना शुरू किया जिसमें मैंने उसकी थोड़ी मदद कर दी। घर का सारा काम और उसकी सारी हरकत को झेलने के बाद वो मेरे कमरे में आती थी, वहीं बैठकर पूरी रात काम किया करती थी और सुबह होते ही वापस चली जाती थी। आदि की बातों से अर्नब को याद आता है उसने कई बार आदि और चाहत को साथ देखकर उन्हें गलत समझा था। उन्हें रिश्ते को लेकर कई सवाल खड़े किए थे अपने मन, जबकि चाहत तो हमेशा से उसे अपना भाई मानती हुई आई थी। अर्नब अचानक उठ खड़ा हुआ जिसे देखकर समर्थ ने कहा, तुझे क्या हुआ अचानक? अर्नब ने अपनी तीखी नज़रों से उन लोगों को देखते हुए कहा, आज टेंडर भरना था ना? आया ने कहा, हम भरना तो था पर चाहत को ढूंढने के चक्कर में हम लोगों ने वो टेंडर भरा ही नहीं। तो अभी भी 1 घंटे का टाइम है इसलिए उसे भरने की तैयारी करो। समर्थ ने उसे देखकर कहा, पर ऐसा नहीं हो सकता, टेंडर भरने की डेट जा चुकी है और आज वो टेंडर किसी को मिलने भी वाला होगा। तो ऐसे अचानक कैसे? अर्नब ने उसे देखकर कहा, अर्नब अग्निहोत्री के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है और सबसे बड़ी बात उस आदमी को ही खरीद लो ताकि ये टेंडर किसी भी कीमत पर हमारी कंपनी को मिले। कहते हुए वो वहां से निकल जाता है। आदि उसे जाते हुए देखकर गुस्से से कहता है, ये पागल हो गया है। चाहत चली गई है और इसे कुछ फर्क भी पड़ता है इस बात से। उसे ढूंढने के बजाय इसे पैसे कमाने की पड़ी है। समर्थ ने आदि के कंधे को थपथपाते हुए कहा, आदि तू मैं आयान हम सब चाहत से इन कुछ दिनों में कितना ज्यादा जुड़ गए और अर्नब वो तो उसका हम सफर है, एक कमरे में रहे हैं, एक दूसरे को महसूस किया है तो उसे फर्क कैसे नहीं पड़ेगा। मुझे पता कि मैंने जो देखा तुम लोगों ने देखा भी है या नहीं, पर मैंने उसकी आंखें में वही सालों पुराना गुस्सा देखा है। तुम भूल गए अर्नब ने अपनी काबिलियत और अपने गुस्से जिद के बलबूते पर इतना बड़ा अंपार खड़ा किया है। जरूर इस टेंडर को पाने की वजह कुछ और ही है, इसलिए हमें जल्दी से टेंडर भरकर उस जगह जाना होगा। आई आम सौर की वो बही गया है। तीनों मिलकर पूरी तैयारी करने लगते हैं। कुछ देर बाद तीनों उसे टेंडर वाली जगह उसे भरने चले जाते हैं। टेंडर वाली जगह, तीनों टेंडर वाली जगह पर पहुंचित हैं और उसे भरने चले जाते हैं। बहुत रिक्वेस्ट के बाद आखिर में वो आदमी राजी हो जाता है। तीनों मेन हॉल की तरफ चले गए। जैसे ही तीनों वहां पहुंचे तो वहां बैठे लोगों पर उनकी नजर गई जहां संभव भावना तीनों अपनी कंपनी को प्रेजेंट करने आए थे। आदि की नजर अर्नब पर गई जो आज भी किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था, जैसे उसे पहले ही पता हो ये टेंडर उसी का ही होगा। वही भावना जिसकी नजर रह रहकर सिर्फ संभव पर ठहर जाती, वही संभव के साथ उस लॉयर को देखकर वो गुस्से से लाल हो जा रही थी। जिस बात की खबर संभव को थी पर फिर भी वो जानबूझकर भावना को इग्नोर कर रहा था जैसी वो यहाँ हो ही नहीं। जिसे भावना को हट हो रहा था कि अचानक कोई आकार उनके बगल में बैठ जाता है। उसके ऐसे अचानक आने से भावना थोड़ा घबरा जाती है। वो अपने करीब बैठे आदमी को देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि तुषार ओबेरॉय था, जिसे भावना के करीब उड़ के हाथ को पकड़ता देखकर संभव का जी जल रहा था। टाइम होते ही अनाउंसमेंट होती है। वहां मौजूद लोग में से एक आदमी उठकर आते हुए कहता है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बट जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये टेंडर सभी के लिए कितनी जरूरी है। आस रिकॉर्ड ये टेंडर पिछले कुछ सालों से मिस्टर अग्निहोत्र का होता आया है। आज देखना यह है कि कौन सी कंपनी है जो AR इंडस्ट्री को बिड कर ये प्रोजेक्ट अपने नाम करता है। वो आगे कुछ कह पाते इससे पहले ही कोई चिल्लाते हुए कहता है, मिस कपूर ओपन योर आइज। ये आवाज तुषार की थी जो भावना को जगाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो अचानक से बेहोश हो गई थी। जब संभव की नज़र उस पर गई तो भावना को बेहोश देख वो घबरा गया। उसे बिना किसी की परवाह किए जल्दी से उठकर भावना को अपनी गोद में उठा लिया। 89 अबॉर्शन। टाइम होते ही अनाउंसमेंट होती है। वहां मौजूद लोग में से एक आदमी उठकर आते हुए कहता है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बट जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये टेंडर सभी के लिए कितनी जरूरी है। आस रिकॉर्ड ये टेंडर पिछले कुछ सालों से मिस्टर अग्निहोत्र का होता आया है। आज देखना यह है कि कौन सी कंपनी है जो AR इंडस्ट्री को बिड कर ये प्रोजेक्ट अपने नाम करता है। वो आगे कुछ कह पाते इससे पहले ही कोई चिल्लाते हुए कहता है, मिस कपूर ओपन योर आइज। ये आवाज तुषार की थी जो भावना को जगाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो अचानक से बेहोश हो गई थी। जब संभव की नज़र उस पर गई तो भावना को बेहोश देख वो घबरा गया। उसे बिना किसी की परवाह किए जल्दी से उठकर भावना को अपनी गोद में उठा लिया। संभव को ऐसा करते देखकर आयान का मुंह खुला का खुला रह गया।
हैरानी से उसे जाता हुआ देखता रहा। वही हाल वहाँ मौजूद बाकी इन्वेस्टर का भी था। आयान ने अर्नब को कोहनी मारते हुए कहा, यार तुझे कैसी बेबली साली मिली है, ये तो सुबह भी शुरू हो गई। लगाता है पीने के कोर्स पूरा ओवर कर लिया है, तभी उसके अंदर का कोई पार्ट हिल गया है, तभी तो बेहोश हो गई। कहीं भरी जवानी में निकल न जाए। आदि ने आयान को देखकर कहा, गलत साली नहीं है वो, उसकी भूल गया अर्नब की वो लड़की हमेशा के लिए उसे आज़ाद कर जा चुकी है। अर्नब तो पहले से ही गिल्ट में था, पर फिर भी वो जानता था कि गलती उसकी की है, इसीलिए वो बिना कुछ कहे उस इन्वेस्टर की ओर देखकर कहता है, मिस्टर चड्ढा, जिसे जाना था वो जा चुका, इसलिए आप ये डील आगे बढ़ाए, क्योंकि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कोई मेलोड्रामा देखने के लिए। चड्ढा ने अर्नब को देखकर कहा, जी जरूर अग्निहोत्री साहब। चड्ढा आगे आकर सभी की तरफ देखते हुए कहता है, आप सभी ने बहुत ही खूबसूरती से इस टेंडर को भरा था और साथ ही बहुत सी नई नई ऑडिया भी हमें देखने को मिले, पर उनमें से एक टेंडर था जिसने मुकाम हासिल किया। इसलिए आज का टेंडर जिस कंपनी को जाता है वो है अग्निहोत्री इंडस्ट्री। हर साल की तरह इस साल भी ये टेंडर मिस्टर अर्नब अग्निहोत्री का हुआ। इस अनाउंसमेंट के साथ ही वहां बैठे आग का चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता है। वो गुस्से से तिलमिला उठता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि ये टेंडर उसे ही मिलेगा। अर्नब को सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, जिसके साथ ही सब बाहर निकलने लगते हैं। तुषार भी कहीं न कहीं अर्नब से जल रहा था, पर कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसे भावना देखने हॉस्पिटल जाना पड़ा। वही जैसे ही चड्ढा बाहर निकलता है, आर के उसके सर पर बंदूक तानते हुए कहता है, तूने मेरे साथ गद्दारी की। जब मैंने तेरे अकाउंट में तेरे मुंह मांगी कीमत चुका दी थी, तो वो प्रोजेक्ट उस अर्नब को कैसे मिला? बोल चड्ढा। चड्ढा डर के मारे कांपने लगा था। वो कुछ कहता इससे पहले ही गोली चलने की आवाज़ आई, जिसके साथ ही आग के हाथ में गन छूटकर नीचे गिर गई। वो दर्द से कराहने लगा, उसके हाथ से खून निकलने लगा। उसने मुड़कर देखा तो सामने अर्नब खड़ा तिरछी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। अर्नब उसके करीब आते हुए कहता है, अगर कीमत औकात से ज़्यादा हो तो हर चीज़ हासिल की जाती है। जितना तुमने इसके मुंह पर मारा उसे कोई ज़्यादा मैंने देकर मैंने इसे खरीद लिया। तेरी बर्बादी की ये तो बस शुरुआत है, ऑल द बेस्ट फॉर योर बर्बादी आग। कहते हुए सीधा उसके गले को पकड़कर गुस्से भरी आंखों में देखते हुए दांत पीसते हुए कहता है, जो तेरी वजह से मैंने खो दिया उसके बदले तुझे मिटाने की कोई कसर नहीं छोड़ेगा अर्नब, याद रहे। कहते हुए उसे छोड़ देता है। अर्नब के ऐसे अचानक करने से आग संभाल नहीं पाता और फर्श पर गिर पड़ता है। चारों बाहर निकले तो आयान ने आदि को खुशी में गले लगाते हुए कहा, वेल डन आदू, ये प्रोजेक्ट हमें सिर्फ तेरी मैजिक की वजह से मिला है। उस आग को मुंह के बल गिरता देख मेरे कलेजे को जो ठंडक मिली है ना क्या बताएं। अर्नब ने भी आदि को देखते हुए कहा, थैंक यू आदि। आदि ने अर्नब को देखकर एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा है, थैंक यू मेरा नहीं चाहत का है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने नहीं चाहत ने बनाई थी, मैंने तो बस उसमें कुछ चेंजेस किया और यहाँ समिट भी जाते जाते भी उसने तेरा ही भला कर दिया। आयान बात को बढ़ता देख आदि से कहा, ये सामर्थ कहाँ है? अभी तो यही था ना। आदि ने कहा, वो प्रिशा के अपार्टमेंट में गया है चाहत को देखने, शायद वो वहीं पर हो। तीनों बाहर से सीधा घर के लिए निकल गए। अर्नब के दिल दिमाग जेहन में बस चाहत ही बसी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ ढूंढे, कैसी होगी वो, अभी पूरी तरह से वो ठीक भी नहीं थी। अर्नब के दिल में हजार सवाल उमड़ रहे थे, जिसका एक भी जवाब उसके पास नहीं था। लाइफ केयर हॉस्पिटल। भावना को होश आ चुका था। वो हॉस्पिटल के बेड पर बैठी हुई सामने की तरफ देख रही थी, जहां संभव उसे बुरी तरह खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। तभी अचानक उसे काफी वियर्ड फील होता है। वो जल्दी से भागकर बाथरूम में चली जाती है और वॉमिट करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आई तो संभव ने उसे घुरते हुए दांत पीसते हुए कहा, जब तुमसे इतना हैंडल नहीं होता तो पीटी क्यों हो? संभव के चिल्लाने से भावना थोड़ा डर जाती है और उसे नजरें चुराते हुए कहती है, तुमसे मतलब और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे हॉस्पिटल लाने के लिए थैंक यू, पर अब तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। संभव को गुस्सा आ जाता है। वो भावना के करीब जाकर उसके बाजू को कसकर पकड़ते हुए गुस्से से उसकी आंखें में देखकर कहता है तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो किसकी जरूरत है? उस तुषार ओबोरोय की, जिसके लिए तुम नहीं। वो प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट था। तुम्हें उस हालत में हॉस्पिटल लाने के बजाय वो वही अपने प्रोजेक्ट के लिए बैठा था। तुम्हें उस जैसे खुदगर्ज इंसान की जरूरत है। अरे मैं तो भूल गया था, तुम भी तो उन्हीं में से एक हो जो लोगों का इस्तेमाल कर उन्हें टिश्यू पेपर की तरफ फेंक देता है। क्यों? सही कहा ना। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, तभी दरवाजा खुला और डॉक्टर अंदर आई, जिसे देखकर संभव भावना से दूर हो गया, पर अचानक भावना के चेहरे पर डर झलक आया, जैसे उसे किसी बात डर हो। वो डॉक्टर भावना देखकर कहती है, अरे मिस कपूर आप यहाँ? आपको तो मैंने 2 दिन का सोचने के लिए टाइम दिया था ना।
फिर आज यहाँ कैसे आना हुआ? भावना अब और ज्यादा डर गई थी, जिसे संभव अच्छे से नोटिस कर पा रहा था। भावना ने कहा, वो डॉक्टर, एक मिनट, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? संभव ने बिना भावना को बोलने का मौका दिए ही कह दिया। तो डॉक्टर ने संभव को देखा कर कहा, जी हम बिल्कुल जानते हैं। अभी कुछ 3 दिन पहले ही तो आई थी ये, तभी मैंने इन्हें थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त लेने को कहा था, क्योंकि सिंगल मदर होना आसान नहीं होता। संभव ने हैरत से, डॉक्टर आप कहना क्या चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज आप थोड़ा क्लियरली मुझे बता सकती है? और सिंगल मदर, इसका क्या मतलब? डॉक्टर ने संभव को देखा कर कहा, मिस्टर चौहान, मिस कपूर 3 दिन पहले अपने अबॉर्शन के लिए आई हुई थी, जिसके लिए मैंने उन्हें थोड़ा सोचने का वक्त दिया ताकि ये जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। ऊपर से सिंगल मदर होना इतना आसान नहीं होता। संभव हैरानी से भावना को देखने लगता है, जो उसके बगल में खड़ी हुई थी। वो भावना को देखकर कहता है, तुम मेरे बच्चे को मार देना चाहती थी। थैंक्स फॉर द कॉमेंट, फोल्डेड हैंड्स। चाहत की खुशबू और संभव ने रखी भावना के सामने बच्चे की शर्त। तो डॉक्टर ने संभव को देखा कर कहा, जी हम बिल्कुल जानते हैं। अभी कुछ 3 दिन पहले ही तो आई थी ये, तभी मैंने इन्हें थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त लेने को कहा था, क्योंकि सिंगल मदर होना आसान नहीं होता। संभव ने हैरत से, डॉक्टर आप कहना क्या चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज आप थोड़ा क्लियरली मुझे बता सकती है? और सिंगल मदर, इसका क्या मतलब? डॉक्टर ने संभव को देखा कर कहा, मिस्टर चौहान, मिस कपूर 3 दिन पहले अपने अबॉर्शन के लिए आई हुई थी, जिसके लिए मैंने उन्हें थोड़ा सोचने का वक्त दिया ताकि ये जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। ऊपर से सिंगल मदर होना इतना आसान नहीं होता। संभव हैरानी से भावना को देखने लगता है, जो उसके बगल में खड़ी हुई थी। वो भावना को देखकर कहता है, तुम मेरे बच्चे को मार देना चाहती थी। भावना उसके ऐसे चिल्लाने से बुरी तरह घबरा जाती है। वो हकलाते हुए कहती है, वो कुछ कही थी इससे पहले ही डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट आई थिंक इट वॉज पर्सनल मैटर, सो प्लीज क्या आप लोग बाहर जाकर इसे सुलझा सकते हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल है और यहाँ ये सब अलाउ नहीं है। उसके ये कहने पर संभव घसीटते हुए भावना बाहर से बाहर लेकर जाता है। और गाड़ी में धक्का दे देता है। उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए गाड़ी तेजी से बाहर से लेकर निकल जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी एक सुनसान इलाके में आकर रुकती है। संभव गुस्से से बाहर निकल जाता है। वो जोर से अपना हाथ कार की बोनट पर दे मारता है। उसके हाथ से हल्के खून निकलने लगता है। भावना धीरे धीरे बाहर निकलकर जैसे ही संभव से कुछ कहने को होती है, संभव गुस्से में उसके बाह को कसते हुए कार से सटते हुए कहता है, क्यों किया ये? अगर टाइम पर नहीं होता तो मुझे पता भी नहीं होता और तुम मेरे बच्चे को मार चुकी होती। तुम्हें ये करते हुए जरा भी तरस नहीं आया? अरे मुझसे पूछो कि अकेला रहना कैसा होता, जहां आप जियो मरो कोई पूछने तक छोड़ो, कोई सर पर हाथ फेरने वाला तक नहीं है। और तुम मुझे हट कर रहे हो। मुझे दर्द हो रहा है संभव, छोड़ो मुझे, लिव मी संभव। संभव गुस्से से और ज्यादा उसे कसकर पकड़ते हुए कहता है, अब दर्द हो रहा है? तब ये दर्द कहाँ था जब तुम मेरे बच्चे को मरना चाहती थी? तुम मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा था, वो बताती भी कैसे? तुषार ओबोरॉय जो हाथ से निकल जाता, शादी, बॉडी मेंटेनेंस पर इफेक्ट पड़ता, फिर अर्नब अग्निहोत्री को कैसे फंसाती? तुम सही कहा ना, मैंने मिसेज चौहान, ओ मैं तो भूल ही गया, तुम तो कभी मिसेज चौहान थी नहीं, तुम तो बस हो गया, बहुत कह लिया तुमने, बहुत सुन लिया मैंने, भावना ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें बताया नहीं? हम नहीं बताया, उस दिन तुम्हारे घर के कुछ बाद ही मुझे ये बात पता चली थी। मैं बहुत घबरा गई थी, पर फिर भी मैंने तुम्हें कई कॉल किया पर तुमने मेरा कोई कॉल रिसीव नहीं किया। मुझे कुछ नहीं आया, मैं क्या करूं? मैं इतना घबरा गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी, इसलिए मैं सीधा डॉक्टर के पास चली गई। मुझे यही लग रहा था कि अबॉर्शन से सब ठीक हो जाएगा, पर जब मैं वहां पहुंची और डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। मैं घर वापस आ गई। उस दिन मॉल के कैफे में मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाहती थी, पर तुम अपनी नई गर्लफ्रेंड संग इतना बिजी थे कि तुम्हें तो मुझसे बात तक करने की फुर्सत नहीं थी, तो कैसे बताती तुम्हें कि तुम बाप बनने वाले हो। ये सब कुछ कहते हुए भावना की आंखें भर आई थी। संभव उससे दूर होते हुए कहता है, ओके फाइन, मैं तुम्हें कोई हट नहीं करूंगा, इनफैक्ट मैं कभी तुम्हें अपनी शकल तक नहीं दिखाऊंगा, बट प्लीज तुम मेरी एक बात मान लो।
भावना उसे कंफ्यूज्ड नजरों से देखने लगती है तो संभव उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को मत मारो। मैं जानता हूँ तुम ये बच्चा नहीं चाहती, पर प्लीज मेरे बच्चे को जन्म लेने दो। उसके जन्म लेते ही मैं उसे लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा, कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तुम जिसे चाहे उसे शादी कर सकती हो। मैं अपने बच्चे के लिए सारी कीमत भी देने को तैयार हूँ। बस मुझे मेरा बच्चा दे दो प्लीज। ये भी कैसा अनोखा रिश्ता होता है ना। कहीं न कहीं चाहत और संभव एक दर्द से गुजर रहे थे, बस फर्क था कि चाहत ने अपना बच्चा खो दिया था और संभव उसे खोना नहीं चाहता था। जन्नत बिला। तीनों घर वापस आए और सीधा अपने कमरे में चले गए। अर्नब अपने कमरे में आया और बालकनी में जाकर किसी को कॉल करते हुए कहता है, कुछ पता चला? दूसरी तरफ से कोई कहता है, नहीं बॉस, मैडम के बारे में कुछ भी पता नहीं चला अब तक। अर्नब गुस्से से सुलगी आंखों से सामने देखते हुए कहता है, बर्बाद कर दो उसे। उसकी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लो। उसकी हालत रोड पर आ जाने जितनी होनी चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। और हम उसे भी ले जाकर वही उस लड़की के पास फेंक देना। अर्नब बात ही कर रहा होता है कि उसे अचानक पायल छन छन की आवाज आती है। अर्नब के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ जाती है। वो फोन रखते हुए भागकर अंदर जाकर रूम के चारों तरफ देखता है। बाहर कोई नहीं था। अर्नब पूरे रूम में नजर दौड़ता है। अर्नब ड्रेसिंग टेबल की ओर देखता है जहां चाहत की पायल और उसकी चूड़ियां हवा चलने से नीचे बिखरी हुई थी। अर्नब उन्हें उठाकर वापस रखते हुए आकार बैग पे लेट जाता है, पर वहां भी वो सो नहीं पाता क्योंकि उसके बेड पर भी चाहत का एहसास था। उसकी खुशबू थी जो अर्नब को सोने नहीं दे रही थी। अर्नब ने जबरदस्ती आंखों को बंद करने की कोशिश की तो दोबारा हवा की वजह से चाहत की पायल और चूड़ियां जमीन पर बिखर गईं। अर्नब को अब अपना कमरा अपना नहीं लग रहा था क्योंकि अब उसके कमरे के हर हिस्से में चाहत का एहसास, उसकी खुशबू बसी हुई थी। चाहत अर्नब के साथ ना होकर भी पूरी तरह मौजूद थी। अर्नब बेड से उठकर बालकनी में चला जाता है। बाहर से एक वाइन की बोतल लाकर उसे एक सांस में पीने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी और हल्की नम भी। वो वहीं पड़े चेयर पर बैठते हुए भरे गले से कहता है, तुम भी सबकी तरह झूठी निकली। तुम भी मुझे बाकियों की तरह छोड़कर चली गई और मेरा बेबी भी क्यों? कहाँ हो तुम? कहते हुए फिर से शराब पीने लगा। अब उसे नशा चढ़ने लगता है। वो नशे में झूमते हुए कमरे के अंदर जाता है। चाहत की चीजें को उठने के लिए हाथ बढ़ता ही है कि कोई उसके हाथ को पकड़कर रोक लेता है।